अगर आप किसी से ये पूछते हो कि वो अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट क्यों नहीं कर पा रहे, तो मेजॉरिटी लोगों का सिर्फ एक ही आंसर होगा, जो कि एक रीजन है, वो है सैलरी। लोग हमेशा यही बोलते हैं कि सैलरी में इतने पैसे आते ही नहीं कि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सकें या फिर सेव कर सकें। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो लोग ये बोलते हैं कि जैसी सैलरी इंक्रीज होगी हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। बट ये तो सिर्फ बहाने हैं। आपकी सैलरी कितनी भी हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट कर सकते हो। इट्स जस्ट कि आपके पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ हर कैटेगरी वाइज, यानी कि हर इनकम स्लैब वाइज कैसे आप अपना प्लान रेडी कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जितने भी प्लान्स मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सब सैंपल प्लान्स होने वाले हैं, यानी कि ये कोई थंब रूल नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप इन प्लान्स को फॉलो करो, क्योंकि हर किसी के गोल्स और नीड्स अलग होते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इन प्लान्स को मॉडिफाई कर सकते हो और अपने लिए प्रोसीड कर सकते हो, अपने लिए एक बेटर प्लान बना सकते हो। ये जितने भी प्लान्स मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सिर्फ आपके लिए एक आइडिया के लिए है, ताकि आप अपने अमाउंट को इजीली डिवाइड कर सको और आपको ये पता चल सके कि एक्चुअली में आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि लोग इस तरीके के बहाने देते हैं जिसकी वजह से वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं। बट येस, आई एक्सेप्ट कि हर किसी के गोल नीड्स अलग होते हैं। हो सकता है कि एक्चुअली में किसी के पास पैसे सेव नहीं हो पा रहे हो, तो आप ये वीडियो देख सकते हो और जान सकते हो कि कैसे आप पैसे सेव कर पाओगे। अब अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो यूजुअली लोग ये बहाना देते हैं कि हमारी एज अभी बहुत ही ज्यादा कम है, हम लेटर ऑन भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि वॉरेन बफेट ने भी अर्ली एज से ही अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी और आफ्टर 50 इयर्स ओनली उनकी इतनी वेल्थ जनरेट हुई है, क्योंकि 11 इयर्स से जब उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, 50 इयर्स तक उन्होंने बहुत टाइम दिया कंपाउंडिंग के लिए, तब जाकर उनकी इतनी वेल्थ जनरेट हुई। तो ये सारे बहाने आपको बिल्कुल भी नहीं देने हैं। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द लोअर सैलरी एंड विल गो टू द हायर सैलरी, ताकि आपके पास हर किसी के पास एक डिफरेंट प्लान हो अपने इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। अब अगर सबसे पहले कैटेगरी की बात की जाए कि अभी अभी आपने अपनी अर्निंग स्टार्ट की है और आपके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, मैक्स यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 3000 रुपीज अगर आपके पास है, तो वो 3000 रुपीज आप कैसे इन्वेस्ट करोगे। अब ये प्लान बताने से पहले मैं आपको 3 अजम्पशंस बताने वाली हूँ, जिसके बेसिस पर हम ये सारे प्लान्स बनाएंगे। ये सिर्फ अजम्पशंस हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट उस तरीके से रिएक्ट ना करें या फिर आपके फ्यूचर गोल्स चेंज हो जाए, बट इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग ही हम देख पाएंगे कि किस तरीके से आपका प्लान जो है वो वर्कआउट करेगा या फिर नहीं करेगा। सबसे पहले assumption की बात करें तो हम ये मानेंगे कि एटलीस्ट 25 इयर्स के लिए आप अपना अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हो। सेकंड, क्योंकि यहाँ पर आपको इंडेक्स में भी अगर देखा जाए तो एवरेज आपको 12 to 15% का रिटर्न मिल जाता है, तो यहाँ पर हम लोअर रिटर्न ही कंसीडर करने वाले हैं, जो कि 12% होगा। अब मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर भी रहे हो तो भी आपको उसे हर ईयर इंक्रीज करना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये अज्यूम करेंगे कि आप हर एक साल बाद अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 10% से इंक्रीज कर रहे हो। तो इन्हीं 3 चीजों के बेसिस पर मैं आपको आपके प्लान्स बताने वाली हूँ। तो पहली कैटेगरी पर आते हैं, जिसमें आपको 3000 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं। सबसे पहले, क्योंकि आपके पास लोअर कैपिटल है, तो आपको इस कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होगा। आपके पास इतना अमाउंट नहीं है कि कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप उसे फेस कर पाओ और फिर आपको लोन के ट्रैप में फंसना पड़ेगा, पर्सनल लोन्स लेने पड़ेंगे या फिर क्रेडिट कार्ड्स को यूज करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको सबसे पहले इंश्योरेंस लेना होगा। अगर आप चाहें तो आप अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस दोनों ले सकते हैं। फैमिली के लिए भी आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर हम अमाउंट कंसीडर करने वाले हैं 500 रुपीज ईच, यानी कि 500 रुपीज में आपको एक अच्छा कवर वाला इंश्योरेंस मिल जाएगा, 500 रुपीज मंथ, जिसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों मिल जाएंगे, यानी कि 500 ईच, तो 1000 रुपीज हमारे इंश्योरेंस में चले गए। अब अगर बात करें फैमिली को भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है हेल्थ इंश्योरेंस की, तो वहां पर भी आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस आपको सिर्फ उसी पर्सन के लिए लेना है जो कि घर में सिर्फ 1 पर्सन है जो कि अर्न कर रहा है, जिनके ऊपर फैमिली डिपेंडेंट है। अब अगर रेस्ट 2000 रुपीज की बात करें तो इन दिस सिचुएशन 2000 रुपीज को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये म्यूचुअल फंड आपका अमाउंट डिवाइड कर दिया जाएगा 2 म्यूचुअल फंड्स में। एक तो आपका लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होना चाहिए, नॉट म्यूचुअल फंड आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जाओगे तो आपको हायर एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन दोनों को ही आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर इन्वेस्ट
इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये तो हो गया कैटेगरी 1। अगर कैटेगरी 2 की बात करें तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपको 5000 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं तो उसको किस तरीके से प्लान किया जाएगा। तो 3000 रुपीज जो आपके पहले 3000 रुपीज होंगे वो तो आपके पहले प्रीवियस अमाउंट की तरह ही इन्वेस्ट किए जाएंगे, यानी कि 1000 रुपीज का आपका इंश्योरेंस आ जाएगा एंड 2000 रुपीज यूल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पर आपके पास जो बचे वो 2000 रुपीज एक्स्ट्रा बचे, तो पहले 1000 रुपीज को तो आपको आरडी कराना है या फिर किसी पोस्ट ऑफिस स्कीम में इन्वेस्ट करना है ताकि आप अपनी रिटायरमेंट की भी प्लानिंग कर सको। वहीं 1000 रुपीज का आपको एफडी भी कराना चाहिए, क्योंकि एफडी एक ऐसा अमाउंट है जो आपको इमरजेंसी में काम आएगा। इसकी वजह से आपको अपने म्यूचुअल फंड्स को विड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैं आपको एफडी का रिकमेंडेशन क्यों दे रही हूँ, कि आपको एफडी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको इतने बेटर रिटर्न्स नहीं मिलते हैं अगर उसे स्टॉक मार्केट से कंपेयर किया जाए। तो एफडी एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ही ज्यादा सिक्योर है और इसमें आपका जो पैसा है वो आपको किसी भी सिचुएशन में बिल्कुल एज इट इज मिल जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी के रेट यानी कि रियल एस्टेट के रेट्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें, गोल्ड भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, कभी कभी बहुत ही या तो प्राइस नीचे गिर जाएगा या प्राइस ऊपर चला जाएगा, और गोल्ड को खरीदना और उसे रखना भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। स्पेशली अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड है तो जब आप उसे सेल करने जाते हो तो उसमें कई सारे चार्जेस लग जाते हैं जिसमें आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। इनफैक्ट अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट तो होता ही बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। हो सकता है कि आपको इमरजेंसी के टाइम पर पैसों की जरूरत पड़े और मार्केट उस टाइम पर नीचे हो तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि आप 1000 रुपीज अपना बैंक में इन्वेस्ट करते रहो, ताकि वहां पर आपका पैसा सिक्योर भी रहेगा और इमरजेंसी के टाइम पर आपको वो पैसा काम भी आएगा। अब अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात की जाए तो उसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आपको 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं तो उसका बेसिक प्लान क्या हो सकता है। तो अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि इंश्योरेंस आपको लेना ही है, इंश्योरेंस आपको यहाँ पर भी लेना है, बट यस यहाँ पर आप अपने इंश्योरेंस के प्रीमियम का अमाउंट इंक्रीज कर सकते हो, 1000 रुपीज तक कर सकते हो, ताकि आपका जो कवर अमाउंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप 1000 रुपए महीना पे कर रहे हो किसी इंश्योरेंस में तो आपको अराउंड 2 करोड़ तक का भी इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो आपको एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करना है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। यहाँ पर आप अपना अमाउंट जो है वो 1000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा सिक्योर भी है और इसमें आपका पैसा ना स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपका इक्विटीज में इन्वेस्ट होना चाहिए और कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपका डेट में इन्वेस्ट होना चाहिए, जिससे कि आप खुद डिसाइड कर पाओगे और अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको बैलेंस कर पाओगे। अब अगर नेक्स्ट बात की जाए, 2000 रुपीज ईच म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करने हैं। अगेन इंडेक्स फंड को आप चूज कर सकते हो एंड फ्लेक्सी कैप फंड को चूज कर सकते हो। नाउ लेफ्ट अमाउंट की आप एफडी करा सकते हो, क्योंकि अगेन एफडी से आपको काफी ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है और आप इमरजेंसी के टाइम पर उस अमाउंट को यूज कर सकते हो। अगर आप अपने पास कैश रख रहे हो तो वो गलत चीज हो जाएगी। बैंक में एटलीस्ट आपका पैसा इंक्रीज हो रहा है या फिर इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने घर में कैश रख लेते हैं या फिर गोल्ड खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं होता और उस पैसे की वैल्यू बिल्कुल जीरो होना स्टार्ट हो जाती है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर, जिसमें आप 25,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर आप 25,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी भी चाहिए होगी और एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना होगा जहां पर आपको हायर रिटर्न्स भी मिले। तो सबसे पहले तो आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। एटलीस्ट 1 ग्राम का बॉन्ड आपको खरीदना है। अब इसमें आपका 8,000 रुपीज जाएगा, क्योंकि एज ऑफ नाउ इसका प्राइस 1 ग्राम का 8,000 रुपीज चल रहा है। अब अगर एसडीबी की बात करें तो यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि आपको ईयरली 2.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है और गोल्ड का जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसके साथ ही कंटिन्यू में आपका एसडीबी का प्राइस भी इंक्रीज होता है। अब अगर बात करें, यहाँ बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सेल करते टाइम आपको सारे टैक्सेस और बहुत सारे चार्जेस नहीं पे करने पड़ते हैं। साथ में आपके पास स्टोरेज का भी इशू नहीं होता है। और अगर बात की जाए मेकिंग चार्जेस तो वो तो होते ही नहीं है। फिजिकल गोल्ड जितना टेंशन भी नहीं होता, तो आप इसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप चाहें तो म्यूचुअल फंड्स में अगेन अपने अमाउंट को इंक्रीज कर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि 5,000 ईच होगा। अभी भी आपको 2 ही म्यूचुअल फंड्स को चूज करना है। अब आप बोलोगे कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते रहेंगे क्या? नाउ अगर आप 25,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर अ मंथ, तो आप स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हो और स्टॉक्स का एनालिसिस कर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको 4,000 से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बिगिनिंग लेवल पर आप सीख रहे होगे, आप स्टॉक्स का एनालिसिस करना स्टार्ट कर रहे होगे, तो कभी ना कभी हमसे गड़बड़ भी हो जाती है। तो ज्यादा अमाउंट का लॉस ना हो, इस वजह से आपको 4,000 की डेडलाइन बनानी होगी। 4,000 से ज्यादा आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे। रेस्ट ऑफ द अमाउंट की बात करें तो एनपीएस में आपको इन्वेस्ट करना होगा। नेशनल पेंशन स्कीम वो आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि एनपीएस में भी आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, यानी कि स्टॉक इक्विटीज में इन्वेस्ट हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। इस तरीके से आप पूरे प्लान को बना सकते हो। सो एट लास्ट आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने
इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्लान्स को बनाकर अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करोगे। अगेन मैं आपको यही बात बोलूंगी कि ये कोई थंब रूल नहीं है। मैंने आपको जितने भी प्लान्स बताए हैं वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आप अपने अमाउंट को डिवाइड कर सकते हो और कहां पर आपको इन्वेस्ट करना है। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो और आप अपना प्लान कैसे बनाने वाले हो। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।